हर जगह खून फैला हुआ है। एडम जमीन पर पड़ा है, अपने शरीर को जकड़े हुए, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कहाँ गोली लगी है। सैनिक उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं और मैं उन हाथों को नोच रही हूँ जो मुझे पीछे खींच रहे हैं। हवा में लात मार रही हूँ, खालीपन में चीख रही हूँ। कोई मुझे घसीट रहा है और मैं यह नहीं देख पा रही कि उन्होंने एडम के साथ क्या किया है। दर्द मेरे अंगों को जकड़ रहा है, मेरे जोड़ों को मोड़ रहा है, मेरे शरीर की हर हड्डी तोड़ रहा है। मैं आसमान चीर कर चीखना चाहती हूँ। मैं अपने घुटनों के बल गिरकर जमीन में रोना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह पीड़ा मेरी चीखों में क्यों नहीं बदल रही। क्यों मेरा मुंह किसी और के हाथ से ढका हुआ है। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो वादा करो कि तुम चिल्लाओगी नहीं, वह मुझसे कहता है। वह अपने नंगे हाथों से मेरा चेहरा छू रहा है और मुझे नहीं पता कि मेरी बंदूक कहाँ गिर गई। वार्नर मुझे एक अब भी चालू इमारत के अंदर घसीटता है और एक दरवाजा लात मारकर खोलता है। एक स्विच दबाता है। फ्लोरोसेंट लाइटें धीमी गूंज के साथ टिमटिमाने लगती हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स चिपकी हुई हैं। कॉर्कबोर्ड पर स्टेपल की गई इंद्रधनुषी वर्णमालाएं टंगी हैं। कमरे में छोटे छोटे टेबल बिखरे हुए हैं। हम एक क्लासरूम में हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या यही वह जगह है जहाँ जेम्स स्कूल जाता है। वार्नर अपना हाथ हटा लेता है। उसकी कांच जैसी हरी आंखें इतनी प्रसन्न हैं कि मैं भयभीत हो जाती हूँ। भगवान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, वह मुझसे कहता है। तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुमने एडम को गोली मारी। बस यही शब्द मेरे दिमाग में आते हैं। मेरा दिमाग अविश्वास से भरा हुआ है। मैं बार बार एडम का खूबसूरत शरीर जमीन पर गिरा हुआ देख रही हूँ। लाल लाल लाल। मुझे जानना है कि वह जिंदा है या नहीं। उसे जिंदा रहना ही होगा। वार्नर की आंखें चमकती हैं। केंट मर चुका है। नहीं। वार्नर मुझे एक कोने में ढकेल देता है और मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी असहाय नहीं रही, कभी इतनी कमजोर नहीं महसूस की। 17 साल मैंने अपनी इस अभिशाप को कोसते हुए बिताए, लेकिन इस पल में मैं पहले से कहीं ज्यादा इसे वापस पाने के लिए बेकरार हूं। वार्नर की आंखें अनपेक्षित रूप से गर्म हो जाती हैं। उसके लगातार बदलते हुए भावों को समझना मुश्किल है। उन्हें रोकना और उनसे बचना और भी कठिन। जूलियट, वह कहता है। वह मेरे हाथ को इतनी कोमलता से छूता है कि मैं चौंक जाती हूँ। क्या तुमने ध्यान दिया? ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे उपहार के प्रति प्रतिरक्षित हूँ। वह मेरी आंखों का अध्ययन करता है। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? क्या तुमने ध्यान दिया? वह फिर से पूछता है। जब तुमने भागने की कोशिश की, क्या तुमने इसे महसूस किया? वार्नर, जो कभी कुछ नहीं छोड़ता। वार्नर, जो हर छोटी से छोटी चीज को अपने भीतर समेट लेता है। बिल्कुल वह जानता है, लेकिन उसकी आवाज में जो कोमलता है, उससे मैं स्तब्ध हूं। जिस ईमानदारी से वह जानना चाहता है, उसे हैरान हूं। वह एक जंगली कुत्ते की तरह है, पागल और बेकाबू, अराजकता के लिए प्यासा और साथ ही मान्यता और स्वीकृति के लिए तरसता हुआ। प्रेम, हम सच में एक साथ हो सकते हैं, वह मुझसे कहता है, मेरी चुप्पी से प्रभावित। वह मुझे अपनी ओर खींचता है, बहुत करीब। मैं डर की 500 परतों में जमी हुई हूं, शोक में, अविश्वास में जकड़ी हुई। उसके हाथ मेरे चेहरे की ओर बढ़ते हैं, उसके होंठ मेरे होंठों की ओर। मेरा दिमाग जल रहा है, इस पल की असंभवता से फटने के लिए तैयार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे घटते हुए देख रही हूं, अपने ही शरीर से अलग, हस्तक्षेप करने में असमर्थ। सबसे ज्यादा मैं उसके कोमल हाथों और उसकी सच्ची आंखों से चौंक गई हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चुनो, वह कहता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहना चाहो। मैं चाहता हूं कि तुम इसे चाहो। तुम पागल हो, मैं घुटी हुई आवाज में कहती हूं। तुम मनोरोगी हो। तुम सिर्फ इस बात से डरती हो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। उसकी आवाज धीमी है,
शांत, मधुर, धोखा देने वाली, लेकिन सम्मोहक। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसकी आवाज़ इतनी आकर्षक हो सकती है। स्वीकार करो, वह कहता है, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तुम्हें शक्ति चाहिए, तुम्हें अपने हाथ में हथियार पकड़ने का एहसास पसंद है, तुम मेरी ओर आकर्षित हो। मैं अपना मुक्का चलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह मेरे बाजुओं को पकड़ लेता है, उन्हें मेरी बगल में दबा देता है, मुझे दीवार से सटा देता है। वह जितना दिखता है उससे कहीं अधिक ताकतवर है। खुद से झूठ मत बोलो जूलियट, तुम मेरे साथ वापस चलने वाली हो, चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम इसे चाहने का चुनाव कर सकती हो, तुम इसे पसंद करने का चुनाव कर सकती हो। मैं कभी नहीं। मैं टूटी हुई सांस लेती हूं। तुम बीमार हो, तुम एक बीमार विकृत राक्षस हो। यह सही जवाब नहीं है, वह कहता है, और वास्तव में निराश लगता है। यह एकमात्र जवाब है जो तुम्हें मुझसे मिलेगा। उसके होंठ बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, तुम नहीं करते। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह अपना माथा मेरे माथे से सटाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे साथ क्या करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूं। वह बहुत धीरे से अपना सिर हिलाता है, नीचे झुकता है। उसकी नाक मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को छूती है और मैं अपनी घबराई हुई सिहरन को दबाने की कोशिश करती हूँ, जिसे वह गलत समझ लेता है। उसके होंठ मेरी त्वचा को छूते हैं और मेरे मुंह से एक हल्की चीख निकल जाती है। खुदा, काश मैं तुम्हें काट सकता। मुझे उसकी जैकेट की अंदरूनी जेब में चांदी की चमक दिखती है। मुझे एक उम्मीद की हल्की चमक महसूस होती है, एक डरावनी सिहरन। मैं खुद को तैयार करती हूँ जो करने वाली हूँ उसके लिए। अपनी गरिमा के खोने का एक पल शोक मनाती हूँ और मैं शांत हो जाती हूँ। वह महसूस करता है कि मेरे शरीर से तनाव निकल रहा है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। वह मुस्कुराता है, मेरे कंधों पर अपनी पकड़ ढीली करता है, अपने हाथों को मेरी कमर के चारों ओर लपेटता है। मैं अपने गले में उठते मतली के एहसास को निगलती हूँ जो मुझे धोखा दे सकता था। उसकी सैन्य जैकेट पर अनगिनत बटन हैं और मैं सोचती हूँ कि मुझे कितने खोलने पड़ेंगे जब तक कि मैं बंदूक तक न पहुंच जाऊं। उसके हाथ मेरे शरीर को टटोल रहे हैं, मेरी पीठ से नीचे सरक रहे हैं ताकि वह मेरे शरीर के आकार को महसूस कर सके और मैं अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना करूं। बस यही कोशिश कर रही हूं। मैं इतनी कुशल नहीं हूं कि उसे हरा सकूं और मुझे नहीं पता कि वह मुझे कैसे छू पा रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कल ठोस दीवार को तोड़कर कैसे निकल गई थी। मुझे नहीं पता कि वह ऊर्जा कहां से आई थी। आज उसके पास हर फायदा है और अभी खुद को बेनकाब करने का वक्त नहीं आया है। अभी नहीं। मैं अपने हाथ उसके सीने पर रखती हूं। वह मुझे अपने शरीर की घटती हुई मूरत में समेट लेता है, मेरी ठुड्डी ऊपर उठाकर अपनी आंखों से मेरी आंखों को मिलाता है। मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा, वह फुसफुसाता है। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहूंगा जूलियट, मैं वादा करता हूं। उम्मीद है कि मेरी कांपती हुई देह उसे महसूस नहीं हो रही होगी। और फिर वह मुझे चूमता है, भूखेपन से, बेताबी से, मुझे तोड़ने और मेरा स्वाद चखने की चाह में। मैं इतनी स्तब्ध हूं, इतनी भयभीत, इतनी पागलपन में गिरी हुई कि खुद को भूल जाती हूं। मैं वहीं खड़ी रहती हूं, जमी हुई, घृणित। मेरे हाथ उसके सीने से फिसल जाते हैं। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही है, एडम और खून, एडम और गोलियों की आवाज। एडम जो खून की एक झील में पड़ा है और मैं उसे लगभग धक्का दे देती हूं। लेकिन वार्नर हतोत्साहित नहीं होगा। वह चुंबन तोड़ता है, मेरे कान में कुछ फुसफुसाता है जो मुझे निरर्थक सा लगता है। अपने हाथों में मेरा चेहरा समेटता है और इस बार मुझे याद रहता है कि मुझे अभिनय करना है। मैं उसे और पास खींचती हूँ, उसकी जैकेट की मुट्ठी कसकर पकड़ती हूँ और उसे उतनी ही तीव्रता से चूमती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। मेरे हाथ पहले बटन को खोलने की कोशिश में जुट जाते हैं।
वार्नर मेरी कमर को पकड़ता है और अपने हाथों से मेरे शरीर को जीतने का प्रयास करता है। वह पेपरमिंट जैसा स्वाद लेता है, गार्डेनिया की तरह महकता है। उसकी बाहें मजबूत हैं, उसके होंठ मेरी त्वचा पर नरम, लगभग मधुर। हमारे बीच एक विद्युत स्पंदन है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा सिर चकरा रहा है, उसके होंठ मेरी गर्दन पर हैं, मुझे छक रहे हैं, मुझे निगल रहे हैं, और मैं खुद को सीधा सोचने के लिए मजबूर करती हूँ। मैं खुद को इस विकृति को समझने के लिए बाध्य करती हूँ। मेरे दिमाग में उठ रही उलझन, मेरी चिचकबरी घृणा उसके होंठों के प्रति, मेरी अनजानी रासायनिक प्रतिक्रिया, मैं इनमें से कुछ भी समझ नहीं पाती। मुझे इसे अब खत्म करना होगा। अभी मैं उसके बटन की ओर हाथ बढ़ाती हूँ और वह अनावश्यक रूप से प्रोत्साहित हो जाता है। वार्नर मेरी कमर से पकड़कर मुझे ऊपर उठा लेता है, मुझे दीवार के सहारे टिकाता है। उसके हाथ मेरी पीठ के नीचे कसकर जकड़े हुए हैं, मेरे पैरों को मजबूर कर रहे हैं कि वे उसके चारों ओर लिपट जाएं। उसे यह एहसास भी नहीं होता कि उसने मुझे अपनी कोट की जेब तक पहुंचने के लिए एकदम सही कोण दे दिया है। उसके होंठ मेरे होंठों को खोज लेते हैं, उसके हाथ मेरी शर्ट के नीचे सरक जाते हैं और वह तेज तेज सांसें ले रहा है, मुझे और कसकर पकड़ रहा है, और मैं लगभग बेताबी में उसकी जैकेट फाड़ देती हूँ। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं चलने दे सकती। मुझे नहीं पता कि वार्नर इसे कितनी दूर तक ले जाना चाहता है, लेकिन मैं उसकी इस पागलपन को और बढ़ावा नहीं दे सकती। मुझे बस उसे 1 इंच और आगे झुकने की जरूरत है। मेरे हाथ बंदूक के चारों ओर लिपट जाते हैं। मैं महसूस करती हूँ कि वह एकदम से ठिठक जाता है, वह पीछे हटता है। मैं उसके चेहरे को देखती हूँ जो भ्रम, भय, पीड़ा, आतंक और गुस्से की परतों से गुजर रहा है। वह मुझे जमीन पर गिरा देता है, ठीक उसी पल जब मेरी उंगलियां पहली बार ट्रिगर दबाती हैं। इस हथियार की ताकत और शक्ति अविश्वसनीय है। आवाज मेरी उम्मीद से कहीं अधिक तेज है। इसके कंपन मेरी कानों में गूंज रहे हैं, मेरे शरीर की हर धड़कन में थरथराहट भर रहे हैं। यह एक मधुर संगीत की तरह है, एक छोटी सी जीत की तरह, क्योंकि इस बार खून एडम का नहीं है। वार्नर गिर चुका है, मैं उठ चुकी हूं और उसकी बंदूक लेकर भाग रही हूं। मुझे एडम को खोजना है, मुझे एक कार चुरानी है, मुझे जेम्स और केंजी को ढूंढना है, मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, मुझे हम सभी को सुरक्षित ले जाना है। मुझे ठीक इसी क्रम में सब कुछ करना है। एडम मरा नहीं हो सकता, एडम मरा नहीं है, एडम मरेगा नहीं। मेरे पैर सड़क पर तेजी से पड़ते हैं, एक स्थिर लय में। मेरी शर्ट और चेहरा खून से सने हुए हैं। ढलते सूरज की रोशनी में मेरे हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे हैं। तेज हवा मेरे चारों ओर लहराती है, मुझे उस पागलपन भरी हकीकत से बाहर खींचती है जिसमें मैं तैर रही हूं। मैं एक गहरी सांस लेती हूं, आकाश की ओर देखती हूं और महसूस करती हूं कि रोशनी खोने से पहले मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सड़कें तो पहले ही खाली हो चुकी हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वार्नर के आदमी कहां हो सकते हैं। मुझे सोचने में भी डर लग रहा है, क्या वार्नर के शरीर में भी ट्रैकर सीरम है? क्या उन्हें पता चल जाएगा अगर वह मर गया हो? मैं अंधेरे कोनों में छिपती हूँ, सड़कों को पढ़ने की कोशिश करती हूँ। एडम जहां गिरा था वह याद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मेरा दिमाग बिखरा हुआ है। मैं इस तरह की जानकारी को प्रोसेस करने की हालत में नहीं हूं। वह भयानक क्षण मेरे दिमाग में बस एक उथल पुथल भरी सनक बनकर रह गया है। मैं उसे समझ ही नहीं पा रही हूं, और एडम अब तक कहीं भी हो सकता है। वे उसके साथ कुछ भी कर चुके होंगे। मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या ढूंढ रही हूं। शायद मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं। अचानक कोई हरकत होती है और मैं झटपट एक संकरी गली में छिप जाती हूँ। मेरी उंगलियां बंदूक पर और कस जाती हैं, जो मेरे हाथों में फिसलती हुई महसूस हो रही है। अब जब मैंने सच में पहली बार गोली चला दी है,
तो मुझे यह हथियार अपने हाथों में थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद लगने लगा है। मुझे अब अंदाजा हो चुका है कि यह कैसे चलता है, क्या उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इस बात से खुश होना चाहिए या डर जाना चाहिए कि मैं इतनी जल्दी इतनी घातक चीज को इस्तेमाल करने में इतनी सहज हो चुकी हूं। कदमों की आहट, मैं दीवार के साथ सटकर खड़ी हो जाती हूं, अपने हाथ और पैर खुरदरी सतह पर चिपका लेती हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं परछाइयों में गुम हो चुकी हूं। मैं सोचती हूं कि क्या किसी ने वार्नर को ढूंढ लिया होगा। मैं देखती हूं कि एक सैनिक मेरे ठीक पास से गुजर जाता है। उसके सीने पर राइफल्स टंगी हुई हैं और उसके हाथ में एक छोटी स्वचालित बंदूक है। मैं अपनी बंदूक की तरफ देखती हूं और एहसास होता है कि मुझे बंदूकों के अलग अलग प्रकारों की कोई जानकारी नहीं है। बस इतना जानती हूं कि कुछ बड़ी होती हैं, कुछ को बार बार लोड करना पड़ता है, और कुछ जैसे मेरे हाथ में है ऐसा नहीं करती। शायद एडम मुझे इन सब के बीच का फर्क सिखा सकता है। एडम, मैं अपनी सांस खींचती हूं और जितना हो सके चुपचाप और सावधानी से सड़कों पर आगे बढ़ती हूं। मैं फुटपाथ पर आगे एक गहरी परछाई देखती हूं और उसे बचाने की कोशिश करती हूं। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचती हूं, मुझे एहसास होता है कि यह परछाई नहीं है, यह एक दाग है, एडम का खून। मैं अपना जबड़ा कसकर भींच लेती हूं, इतना कसकर कि दर्द मेरे अंदर उठते चीखों को दबा दे। मैं छोटी, हल्की, बहुत तेज सांसें लेती हूं। मुझे फोकस करना होगा, मुझे इस जानकारी का इस्तेमाल करना होगा, मुझे ध्यान देना होगा, मुझे खून के निशान का पीछा करना होगा। जिसने भी एडम को यहां से घसीट कर ले गया है, वह अभी तक इस जगह को साफ करने नहीं लौटा है। एक स्थिर, बिखरा हुआ खून का निशान मुख्य सड़कों से हटकर कम रोशनी वाली गलियों की ओर जाता है। रोशनी इतनी कम है कि मुझे झुककर जमीन पर धब्बों को ढूंढना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये निशान कहां जा रहे हैं। यहां कम हो गए हैं, शायद ये पूरी तरह गायब हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि जो काले धब्बे मैं देख रही हूं वे खून हैं, या सड़क पर चिपका हुआ पुराना च्युइंगम, या फिर किसी और के शरीर से गिरी जिंदगी की आखिरी कुछ बूंदें। एडम का रास्ता खत्म हो चुका है। मैं कुछ कदम पीछे हटती हूं, फिर दोबारा उसी निशान को ट्रेस करने की कोशिश करती हूं। मुझे यह 3 बार करना पड़ता है, तब जाकर एहसास होता है उन्हें उसे कहीं अंदर ले जाना पड़ा होगा। एक पुरानी स्टील की इमारत है जिसका जंग लगा हुआ दरवाजा ऐसा लगता है जैसे सालों से नहीं खोला गया हो। ऐसा लगता है जैसे इसे कई सालों से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं हैंडल हिलाती हूं। यह लॉक है। मैं अपने पूरे शरीर का वजन लगाकर इसे तोड़ने की कोशिश करती हूं, धक्का देकर इसे खोलने की कोशिश करती हूं, लेकिन मैंने सिर्फ अपने शरीर को चोट पहुंचाई है। मैं इसे गोली से उड़ा सकती हूं, जैसा कि मैंने एडम को करते देखा है, लेकिन मुझे अपनी निशानेबाजी पर भरोसा नहीं है। मुझे इस बंदूक को चलाने की पूरी समझ नहीं है और मैं शोर मचाने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैं अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होने दे सकती। मुझे इस इमारत में जाने का कोई और रास्ता खोजना होगा। इस इमारत में जाने का कोई और रास्ता नहीं है। मेरी झुंझलाहट बढ़ रही है, मेरी हताशा मुझे तोड़ रही है, मेरा पागलपन मुझे निगलने वाला है और मैं चीखना चाहती हूं, इतना तेज कि मेरे फेफड़े फट जाएं। एडम इस इमारत के अंदर है, उसे यहीं होना चाहिए। मैं इस इमारत के ठीक बाहर खड़ी हूं और मैं अंदर नहीं जा सकती। यह नहीं हो सकता। मैं अपनी मुट्ठियां भींच लेती हूं, इस बेबसी को खुद से दूर करने की कोशिश करती हूं, लेकिन मैं बेकाबू महसूस कर रही हूं। पागल, बेसुध। एड्रेनलिन मेरा साथ छोड़ रहा है, मेरा फोकस टूट रहा है, सूरज क्षितिज पर डूब रहा है और फिर मुझे जेम्स और केंजी याद आते हैं। एडम, एडम, एडम। मुझे वार्नर के हाथ याद आते हैं जो मेरे शरीर पर थे, उसके होंठ जो मेरी त्वचा को छू रहे थे, उसकी जीभ जो मेरी गर्दन को छक रही थी।
हर जगह, हर जगह। और मैं एक बेवकूफ़ी कर बैठती हूँ। मैं दरवाजे पर मुक्का मार देती हूँ। उसी पल मेरा दिमाग मेरे शरीर के साथ तालमेल बैठाता है और मैं खुद को इस टकराव के लिए तैयार कर लेती हूँ। स्टील मेरे नाजुक हाथों से टकराएगा, हर हड्डी टूट जाएगी, दर्द असहनीय होगा, लेकिन मेरा मुक्का 12 इंच मोटे स्टील के दरवाजे को ऐसे भेद जाता है जैसे वह मक्खन हो। मैं स्तब्ध हूँ। मैं इसी ऊर्जा को फिर से अपने भीतर बुलाती हूँ और अपने पैर से दरवाजे को तोड़ डालती हूँ। अपने हाथों से स्टील को चीर डालती हूँ, धातु को नोच डालती हूँ जैसे कोई जंगली जानवर। यह अविश्वसनीय है, रोमांचक, पूरी तरह जंगली। यही तरीका रहा होगा जिससे मैंने वार्नर के टॉर्चर चेंबर के कंक्रीट को तोड़ दिया था। जिसका मतलब यह है कि मुझे अब भी नहीं पता कि मैंने वार्नर के टॉर्चर चेंबर का कंक्रीट कैसे तोड़ा। मैं अपने बनाए गए छेद से अंदर घुसती हूँ और अंधेरे में समा जाती हूँ। यह मुश्किल नहीं है। पूरी जगह गौर अंधकार में डूबी हुई है। न कोई रोशनी, न कोई मशीनों की आवाज, न कोई बिजली का संकेत। बस एक और परित्यक्त गोदाम जो अब प्रकृति के हवाले छोड़ दिया गया है। मैं फर्श को देखती हूँ, लेकिन वहां खून का कोई निशान नहीं है। मेरा दिल एक साथ उठता और गिरता है। मुझे चाहिए कि वह ठीक हो, मुझे चाहिए कि वह जिंदा हो। एडम मरा नहीं है, वह मर नहीं सकता। एडम ने जेम्स से वादा किया था कि वह उसके लिए वापस आएगा। वह अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ, सतर्क, चिंतित कि आसपास सैनिक हो सकते हैं। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास होता है कि इस इमारत में कोई जीवन नहीं है। मैंने भागने का फैसला किया। मैं अपनी सावधानी जेब में रख लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जरूरत पड़ने पर मैं उसे बाहर निकाल सकूं। मैं दरवाजों के पार उड़ती हूँ, घुमावों पर घूमती हूँ, हर छोटे बड़े विवरण को पीती हूँ। यह सिर्फ गोदाम नहीं था, यह एक फैक्ट्री थी। पुरानी मशीनें दीवारों से सटी खड़ी हैं, कन्वेयर बेल्ट जमी हुई हैं, हजारों बॉक्स अनिश्चित रूप से ऊंचे ढेरों में रखे हुए हैं। फिर मैं एक धीमी सांस सुनती हूँ, एक घुटी हुई खांसी। मैं दौड़ पड़ती हूँ, डबल दरवाजों को पार करती हूँ, उस कमजोर आवाज को ढूंढती हूँ, छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। मैं अपने कानों को कसकर केंद्रित करती हूँ और फिर से वही आवाज सुनती हूँ। भारी, थकी हुई, कठिन सांसें। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचती हूँ, वैसे वैसे वह आवाज और स्पष्ट होती जाती है। ये वही होना चाहिए। मेरी बंदूक तैयार है, फायरिंग के लिए तनी हुई। मेरी आंखें चौकस हैं, हमलावरों की आशंका में। मेरे पैर तेज, सहज, शांत गति से बढ़ते हैं। मैं लगभग उस परछाई को शूट कर देती हूँ जो बॉक्सों की वजह से फर्श पर पड़ रही है। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, एक और मोड़ पर मुड़ती हूँ और लगभग गिर पड़ती हूँ। एडम बंधी हुई कलाइयों से लटका हुआ है, बिना शर्ट के, चारों तरफ खून से सना और चोटों से भरा हुआ। उसका सिर झुका हुआ है, गर्दन ढीली पड़ गई है, बायां पैर खून से लथपथ है, हालांकि उसकी जांघ पर कसकर पट्टी बांधी गई है। मुझे नहीं पता कि उसका पूरा शरीर कितनी देर से सिर्फ कलाइयों के सहारे लटक रहा है। मैं हैरान हूं कि उसके कंधे अब तक उखड़े क्यों नहीं। वह अब भी संघर्ष कर रहा है खुद को बचाने के लिए। उसकी कलाइयों के चारों ओर बंधी रस्सी किसी धातु की छड़ से बंधी हुई है जो छत से होकर गुजर रही है। मैं ध्यान से देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि यह छड़ एक कन्वेयर बेल्ट का हिस्सा है। मतलब एडम कन्वेयर बेल्ट पर है। मतलब यह सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, यह एक वधशाला है। मुझे अभी उन्माद का समय नहीं मिल सकता। मेरे पास घबराने का विलास नहीं है। मुझे उसे नीचे उतारने का कोई तरीका खोजना होगा, लेकिन मैं पास जाने से डर रही हूं। मेरी आंखें पूरी जगह को खंगालती हैं। कहीं यहां गार्ड ना हो, कोई सैनिक जो इस हमले के लिए पहले से तैयार हो। लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि शायद मुझे कभी खतरा माना ही नहीं गया। अगर वार्नर मुझे घसीट कर ले जा सका तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं यहां आऊंगी।
मैं कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ जाती हूँ। एडम अपने सिर को उठाने की कोशिश करता है। मुझे उसके घावों को बहुत करीब से नहीं देखना चाहिए। मुझे अपनी कल्पना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अभी नहीं, यहां नहीं। एडम, उसका सिर अचानक झटके से उठता है। उसकी आंखें मुझे ढूंढ लेती हैं। उसका चेहरा लगभग बेदाग है, सिर्फ कुछ छोटे कट और छोटे परिचित चीजों पर ध्यान केंद्रित करके मुझे थोड़ी शांति महसूस होती है। जूलियट, मुझे तुम्हें नीचे उतारना होगा। यीशु, जूलियट, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वह खांसता है। हाँ, पता है। एक गहरी दर्द भरी सांस लेता है। बाद में मैं उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। पहले मुझे एक चाकू ढूंढना होगा। मेरी पैंट, क्या मेरी? वह निकलता है। मेरी पैंट में। मैं उसकी जेब की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन वह अपना सिर हिला देता है। मैं ऊपर देखती हूँ। कहाँ? मेरी पैंट के अंदर एक छुपी हुई जेब है। मैं लगभग उसकी कपड़े फाड़ डालती हूँ। उसके कार्गो पैंट के अस्त्र में एक छोटी सी जेब सिलकर बनाई गई है। मैं हाथ डालती हूँ और एक छोटी पॉकेट नाइफ निकालती हूँ, एक बटरफ्लाई नाइफ। मैंने पहले ये देखी है, ये अवैध होती है। मैं कन्वेयर बेल्ट पर डिब्बे जमाने लगती हूँ, ऊपर चढ़ती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ। चाकू बेहद तेज है और तेजी से रस्सी काटने लगता है। तभी मुझे एहसास होता है कि एडम को बांधने वाली रस्सी वही है जिसका इस्तेमाल हमने भागने के लिए किया था। एडम आज़ाद हो चुका है। मैं नीचे उतर रही हूँ, चाकू मोड़कर अपनी जेब में रख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं एडम को यहाँ से कैसे बाहर निकालूंगी। उसकी कलाइयाँ छिल गई हैं, खून बह रहा है। उसका शरीर दर्द से टूटा हुआ है। उसका पैर गोली से छलनी है। वह लगभग गिरने ही वाला है। मैं संभालने की कोशिश करती हूँ। उसे जितना कोमलता से हो सके पकड़ने की कोशिश करती हूँ। उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती हूँ, बिना उसे और दर्द दिए। वह दर्द के बारे में कुछ नहीं कहता। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर भी कुछ छुपाने की पूरी कोशिश करता है। वह इस यातना को सहते हुए एक शब्द भी शिकायत में नहीं बोलता। बस इतना ही कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, और मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि अभी सही समय नहीं है। मुझे पता है कि यह तर्कहीन है, पर फिर भी मैं उसे चूम लेती हूँ। तुम मरने वाले नहीं हो, मैं उससे कहती हूँ। हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हम एक गाड़ी चुराएंगे। हम जेम्स और केंजी को ढूंढेंगे और फिर हम सुरक्षित होंगे। वह मुझे देखता है। मुझे फिर से चूमो, वह कहता है, और मैं करती हूँ। दरवाजे तक वापस पहुंचने में एक उम्र लग जाती है। एडम इस इमारत की गहराइयों में दफन था और मुख्य दरवाजे तक का रास्ता मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। एडम पूरी ताकत लगा रहा है, जितनी तेजी से हो सके चलने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी वह तेज नहीं चल पा रहा। उन्होंने कहा कि वार्नर खुद मुझे मारना चाहता था। वह समझाता है, उसने जानबूझकर मेरी टांग में गोली मारी ताकि मैं हिल ना सकूं। उसे मौका मिल गया तुम्हें घसीट कर ले जाने का और फिर बाद में मेरे पास लौटने का। उसका प्लान था मुझे यातना देकर मारने का। वह सिकुड़ता है। उसने कहा कि वह इस पल का आनंद लेना चाहता था, जल्दी में नहीं खत्म करना चाहता था। एक खूनी हंसी, एक हल्की खांसी, उसके हाथ मेरे शरीर पर, उसके हाथ मेरे शरीर पर, उसके हाथ मेरे शरीर पर। तो उन्होंने बस तुम्हें यहां बांधकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उन्होंने कहा कि यह इमारत पूरी तरह से कंक्रीट और मजबूत स्टील से बनी है, कोई इसमें घुस नहीं सकता। वार्नर मुझे मारने के लिए तब वापस आने वाला था जब वह तैयार होता। वह रुकता है, मुझे देखता है। भगवान, मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि तुम ठीक हो। मैं उसे एक मुस्कान देती हूँ, अपनी हड्डियों को बिखरने से रोकने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे दिमाग में जो खालीपन है
वो बाहर से न दिखे। हम दरवाजे तक पहुंचते हैं। धातु का ढांचा एक बुरी तरह कुचला हुआ मलबा बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला किया हो और हार गया हो। तुमने ये कैसे? मुझे नहीं पता। मैं मान लेती हूँ। कंधे उचकाती हूँ, लापरवाह दिखने की कोशिश करती हूँ। मैंने बस इसे घूंसा मार दिया। तुमने बस इसे घूंसा मार दिया और थोड़ा लात भी मारा। वह मुस्कुरा रहा है और मुझे उसके बाजुओं में फूट फूट कर रोना है। मुझे उसके चेहरे पर ध्यान लगाना होगा। मैं उसकी हालत पर अपनी नजरें नहीं टिकने दे सकती। चलो, मैं उससे कहती हूँ, चलकर कुछ गैर कानूनी करते हैं। मैं एडम को अंधेरे में छोड़ देती हूँ और मुख्य सड़क के किनारे तक दौड़ कर जाती हूँ, कोई छोड़ी हुई गाड़ी तलाशने के लिए। हमें 3 अलग अलग गलियों में जाना पड़ता है, तब जाकर एक गाड़ी मिलती है। कैसा महसूस कर रहे हो? मैं पूछती हूँ, डरते हुए कि कहीं जवाब सुनकर घबरा न जाऊं। वह अपने होंठ भींचता है, कुछ ऐसा करता है जो सिर हिलाने जैसा दिखता है। ठीक हूं, यह अच्छा संकेत नहीं है। यहीं रुको। चारों तरफ घना अंधेरा है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। यह अच्छा भी है और बुरा भी। यह मुझे एक अतिरिक्त फायदा देता है, पर साथ ही मुझे हमले के लिए ज्यादा असुरक्षित बना देता है। मुझे सतर्क रहना होगा। मैं धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ती हूँ, पूरी तरह तैयार हूँ खिड़की तोड़ने के लिए, पर पहले हैंडल चेक करती हूँ, सिर्फ एहतियात के तौर पर। दरवाजा खुला है, चाबियां इग्निशन में है, पीछे एक बैग रखा है, करियाने का सामान। कोई अलार्म की आवाज और अचानक लगे कर्फ्यू से घबरा गया होगा, सब कुछ छोड़कर भाग गया होगा। अविश्वसनीय। ये बिल्कुल परफेक्ट होता अगर मुझे गाड़ी चलानी आती। मैं भागकर एडम के पास लौटती हूँ, उसकी मदद करती हूँ ताकि वह पैसेंजर सीट पर बैठ सके। जैसे ही वह बैठता है, मैं समझ जाती हूँ कि वह कितनी तकलीफ में है। अपना शरीर जरा भी मोड़ना, रिब्स पर जरा सा भी दबाव आना, मांसपेशियों पर जरा सा भी खिंचाव। कोई बात नहीं, वह मुझसे कहता है। मुझसे झूठ बोलता है। मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मैं पीछे रखे बैग में हाथ डालती हूँ और करियाने का सामान टटोलती हूँ। अंदर असली खाना है, सिर्फ वे अजीब से क्यूब्स नहीं जो ऑन्टोमैट्स में डालने के लिए होते हैं, बल्कि असली फल और सब्जियां। यहां तक कि वार्नर ने हमें कभी केले तक नहीं दिए। मैं एडम की तरफ पीला फल बढ़ाती हूँ। ये खाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खा सकता। वह रुकता है, अपने हाथ में पकड़ी चीज को देखता है। क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूं? शायद हाँ। हमें इस नामुमकिन चीज पर सोचने का वक्त नहीं है। मैं केला छील देती हूं, उसे हल्का सा खाने के लिए कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि यह अच्छा रहेगा। सुना है कि केले में पोटेशियम होता है। उम्मीद है कि वह इसे हजम कर पाएगा। मैं अपने पैरों के नीचे की मशीन पर ध्यान देने की कोशिश करती हूं। तुम्हारे हिसाब से वार्नर हमें खोजने में कितना वक्त लेगा? एडम पूछता है। मैं कुछ सांसें लेती हूं। मुझे नहीं पता। एक ठहराव। तुम मुझसे कैसे बचकर आई? मैं सामने विंडशील्ड की तरफ देख रही हूं जब जवाब देती हूं। मैंने उसे गोली मार दी। क्या? आश्चर्य, सन्नाटा, अविश्वास। मैं उसे वार्नर की गन दिखाती हूं। हैंडल पर एक खास निशान उकेरा गया है। एडम सन्न रह जाता है। तो वो मर गया? मैं आखिरकार मान लेती हूं। मुझे नहीं पता। नजरें झुका लेती हूं। स्टीयरिंग व्हील पर बने निशानों को देखने लगती हूं। मैं पक्का नहीं कह सकती। ट्रिगर दबाने में बहुत देर कर दी थी। गन उतनी सख्त थी जितना मैंने सोचा भी नहीं था। उसे दोनों हाथों से संभालना इतना मुश्किल होगा, यह कभी कल्पना नहीं की थी। वार्नर पहले ही मुझे गिरा रहा था जब गोली उसके शरीर में जा घुसी। मैंने उसके दिल पर निशाना साधा था। उम्मीद है कि मैंने निशाना नहीं चूका। हम दोनों बहुत चुप हैं। एडम? हाँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती।